हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि काव्य शास्त्रियों में काव्य प्रकाश जो है मम्मट विरचित, उस काव्य प्रकाश की बात हम पिछली क्लासों में की थी और कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में काव्य प्रकाश की पिछली क्लासों में जो हमने पढ़ा था उसको एक थोड़ी सी सरसरी निगाहों से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो देखा था वह देखा था कि काव्य प्रकाश जो है वह मम्मट के द्वारा रचित रचना है। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य जो है वह मम्मट को कहा गया है। और इसके साथ में जो मम्मट है उस मम्मट का निवास स्थान की बात की थी, तो वह उनका निवास स्थान जो था वह काश्मीर था। फिर हम मंगलाचरण नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादेक मई मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिरा निर्वृत्तिर माददीर भावरती कबीर जयती, इस मंगलाचरण को हमने देखा था। और यहां पर जो है कवि सृष्टि है, काव्य सृष्टि है, उस काव्य सृष्टि के 4 विशेषण बताए गए थे। और उन 4 विशेषणों के आधार पर ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उसको, उससे काव्य की सृष्टि को श्रेष्ठ बताया गया था। फिर जो हमने पढ़ा था वह काव्य के प्रयोजन, काव्य के 6 प्रयोजन मम्मट ने बताए थे। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्यः पर निवृत्ते कांता सम्मीतयोपदेश युजे, ये 6 प्रयोजन है। उसमें 3 प्रयोजन तो है वह कविनिष्ठ कहे गए हैं और 3 प्रयोजन जो थे वह पाठक निष्ठ या सर्वनिष्ठ कहे गए थे। और इसके बाद इन सब में मुख्य जो प्रयोजन था वह था सद्यः पर निवृत्ति, ये जो है वह मुख्य प्रयोजन कहा गया है। और इसके लिए सकल प्रयोजन मौलिभूत इस विशेषण का प्रयोग भी वृत्ति में किया गया था। फिर बात की थी हमने प्रतिभा, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, काव्य के 3 हेतुओं की बात की थी। शक्ति को प्रतिभा भी कहते हैं, निपुणता को व्युत्पत्ति भी कहते हैं, और अभ्यास जो है वह शास्त्रेषु पौनः पुण्येन प्रवृत्ति जो है उसी का नाम जो है वह अभ्यास है। ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास जो है वह मम्मट के द्वारा काव्य का जो लक्षण है, काव्य लक्षण जो है, उस काव्य लक्षण की बात हम आज की क्लास में करेंगे कि मम्मट जो है उन मम्मट ने काव्य का लक्षण क्या दिया है। तो मम्मट ने काव्य का लक्षण देते हुए कहा है तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। ये जो है वह मम्मट ने काव्य का लक्षण दिया था। क्या दिया था? तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, यहां पर जो है इसका अर्थ देखें हम, तो इस अर्थ को स्पष्ट करने से पहले हम यहां पर देखें कि यहां पर जो बात कर रहे हैं वह शब्दार्थों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शब्दार्थों की। अर्थात शब्दार्थ जो शब्द है वह विशेष्य पद है। क्या है? शब्दार्थ जो पद है वह विशेष्य है। और इस विशेष्य पद की विशेषता बताने वाले विशेषण जो हैं वह 3 हैं। क्या है? एक तो है अदोषो, सगुणो और अनलंकृति पुनः क्वापि। ये 3 जो है वह विशेषण दिए हैं। क्या दिए गए हैं? ये 3 विशेषण है और शब्दार्थ जो है वह विशेष्य पद है। क्लियर यहां तक? तद, तद मने वह जो काव्य है वह अदोषो, दोषों से रहित तो होता है, सगुणों अर्थात गुणों से सहित तो होता है, और अनलंकृति पुनः क्वापि अर्थात सर्वत्र हमें हर जगह अलंकार से युक्त, लेकिन कहीं पर स्फुट अलंकार के नहीं होने पर भी काव्यत्व की हानि नहीं होती है ना? ये इस लक्षण का अर्थ है। और यहां पर पुनः क्वापी जो पद है ना, क्वापी पद, उस क्वापी पद का अर्थ क्या है? तो उस क्वापी पद का अर्थ यहां पर लिखता हूं मैं कि सर्वत्र तू
सर्वत्र तू, इसका अर्थ है सर्वत्र सालंकारो, सर्वत्र सालंकारो क्वचित तू स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्वाहानि। सर्वत्र सालंकारो क्वचित तू स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि। ये इसकी वृत्ति में लिखा गया है कि यहां पर तद माने वह जो तत् जो शब्द और अर्थ है, शब्द और अर्थ से निर्मित होने वाला जो काव्य है वह अर्थात अदोषों, दोषों से रहित होना चाहिए, अर्थात उसमें च्युत संस्कार आदि जो दोष हैं वह दोष नहीं होने चाहिए, और सगुणों अर्थात माधुर्य ओज प्रसाद आदि जो गुण हैं उन गुणों से युक्त होना चाहिए वह शब्दार्थ, और वह अनलंकृति पुनः क्वापी अर्थात वह अलंकार से युक्त हो लेकिन कहीं पर अलंकार नहीं भी हो तब वो भी वहां पर उसके काव्यत्व में कोई भी हानि नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि काव्य के लक्षण में जो शब्दार्थ है वह शब्दार्थ की समष्टि है, वह दोषों से रहित जो है वह अनिवार्य रूप से होना चाहिए, अर्थात वह समष्टि है वह दोषों से रहित तो होने चाहिए। इसके बाद सगुणों अर्थात माधुर्य ओज प्रसाद आदि जो गुण हैं उन गुणों से सहित होना चाहिए। ये दोनों चीजें तो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। तीसरी जो चीज है वह है अलंकार, अर्थात अलंकार रहे तो ठीक है लेकिन अनलंकृति पुनः क्वापी अर्थात अलंकार रहे तो भी वह काव्य लक्षण उसमें घटित होगा, लेकिन अगर उसमें अलंकार नहीं है, अनलंकृति पुनः क्वापी अर्थात सर्वत्र सालंकारो हर जगह अलंकार हो लेकिन क्वचित तू स्फुट अलंकार विरहेपि कहीं पर अगर स्पष्ट अलंकार के न होने पर भी न काव्यत्व हानि, वहां पर किसी भी प्रकार से काव्यत्व की कोई हानि नहीं होती है। यह यहां पर इस काव्य का ये जो लक्षण है मम्मट ने दिया है वह इसका अर्थ है। क्लियर? अर्थात काव्य में जो शब्दार्थ की समष्टि है वह काव्य कहलाती है, तो शब्दार्थ की समष्टि जो है वह अनिवार्य रूप से दोषों से रहित होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से माधुर्य ओज गुण, माधुर्य ओज प्रसाद आदि जो गुण है उनसे युक्त होनी चाहिए, लेकिन अलंकार जो है अलंकारों से युक्त शब्दार्थ समष्टि हो तो ठीक है, लेकिन अलंकार से रहित अगर शब्दार्थ समष्टि हो तब भी उसके काव्यत्व में कोई हानि नहीं होगी। ये यहां पर इसका अर्थ हो गया। इसका अर्थ यहां पर मैं एक बार लिख लेता हूं, ये याद रखना क्वापी ये पद है, इस क्वापी पद का अर्थ क्या है ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो सर्वत्र सालंकारो क्वचित तू स्फुट अलंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि, अर्थात समस्त सभी जगतों अलंकार से युक्त रचना शब्दार्थ युगल हैं जो काव्य का लक्षण होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर स्फुट स्पष्ट अलंकार नहीं हो, है ना, वहां की रसादि की प्रधानता हो तो वहां पर स्पष्ट अलंकार नहीं होता है, तो स्पष्ट अलंकार के न होने पर रसादि की प्रधानता से भी अगर प्रधानता भी है तो वहां पर किसी भी प्रकार के काव्यत्व में कोई हानि नहीं होती है। ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, इसका अर्थ मैं हिंदी में लिख लेता हूं। इस क्वापी पद है, इस क्वापी पद का अर्थ आपको ये जो वृत्ति मैंने लिखी है उसको आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि परीक्षा में बहुत सी बार ऑप्शन में पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए इसका हिंदी अर्थ लिख लेते हैं कि हिंदी अर्थ क्या है इसका। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ लिखते हैं कि दोषों से रहित तथा माधुर्यादि गुणों से सहित
माधुर्यादि गुणों से सहित शब्दार्थ समष्टि माधुर्यादि गुणों से सहित शब्दार्थ समष्टि तथा सर्वत्र अलंकार युक्त रचना हो, परंतु कहीं कहीं स्पष्ट अलंकार के अभाव में काव्यत्व की हानि नहीं होती है ना। दोषों से रहित तथा माधुर्यादि गुणों से सहित शब्दार्थ समष्टि तथा सर्वत्र अलंकार युक्त रचना हो, परंतु कहीं कहीं स्पष्ट अलंकार के विरह में अभाव में भी काव्यत्व की हानि नहीं होती। ऐसे शब्दार्थ समष्टि को काव्य कहा गया है। ऐसे शब्दार्थ समष्टि को क्या कहा गया है? काव्य कहा गया है ना। कहने का मतलब है कि ऐसे शब्दार्थ युगल जो कि दोषों से रहित है, माधुर्यादि गुणों से युक्त है और सर्वत्र अलंकार से युक्त हो, परंतु कहीं पर स्पष्ट अलंकार का अभाव हो, तो ऐसे जो शब्दार्थ युगल हैं वह काव्य की श्रेणी में आते हैं। क्लियर? तो ये जो मम्मट है उन मम्मट का काव्य लक्षण हमने यहां पर देखा। अब मम्मट के द्वारा जो काव्य लक्षण दिया गया था उसके कितने भेद हैं काव्य के? काव्य भेद, ठीक है। तो काव्य भेद जो है वह मम्मट के मत के अनुसार 3 प्रकार के काव्य के भेद होते हैं। एक तो होता है उत्तम काव्य। क्या होता है? उत्तम काव्य। दूसरा जो होता है वह काव्य का प्रकार होता है वह होता है मध्यम काव्य। और तीसरा जो काव्य का प्रकार होता है वह होता है अधम काव्य। क्या होता है? अधम काव्य। क्लियर? उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, 3 प्रकार के काव्य के भेद होते हैं। और इसी को इनका अपर नाम अगर देखें तो इसका जो है वह अपर नाम उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य भी कहते हैं। उत्तम काव्य को क्या कहते हैं? ध्वनि काव्य भी कहते हैं। मध्यम काव्य जो है उसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं। और अधम काव्य जो है उसको उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य, ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और जो अधम काव्य है उस अधम काव्य को क्या कहते हैं? तो अधम काव्य को चित्र काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्र काव्य कहते हैं। ये इसका तीनों के काव्य के भेद हो गए। क्लियर? अब तीनों काव्य के भेदों का आधार क्या है? तो इसमें जो तीनों भेदों का जो आधार है, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, इन तीनों का आधार है वह वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ जो है। उस वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की मुख्यता और गौणता के आधार पर जो है वह उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य एक भेद होते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर बताते हैं। तो इन तीनों भेदों का आधार जो है वह वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की मुख्यता और गौणता, इस मुख्यता और गौणता के आधार पर इनका भेद किया गया है। तो उत्तम काव्य किसको कहते हैं? तो उत्तम काव्य उसको कहते हैं कि जहां पर
वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ का चमत्कार ज्यादा होता है या अत्यधिक होता है, वह कहलाता है उत्तम काव्य कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लें कि जहां पर वाच्यार्थ की अपेक्षा या वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कार युक्त होता है, उसे उत्तम काव्य कहा गया। क्लियर? इसकी डेफिनेशन, एक एक की डेफिनेशन अपन विथ वृत्तियों के साथ में अपन देखेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन अभी देख रहे हैं कि जहां पर वाच्यार्थ की मुख्यता और व्यंग्यार्थ की मुख्यता या गौणता, इसके आधार पर इनके भेद किए गए हैं। तो जहां पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कार युक्त होता है, वह कहलाता है उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य कहलाता है। जहां पर व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ जो है वह अधिक चमत्कृत होता है, चमत्कार युक्त होता है, वह कहलाता है मध्यम काव्य। क्लियर? जहां वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कार युक्त होता है, वह तो कहलाता है उत्तम काव्य। इसका जस्ट अपोजिट, जहां पर व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक चमत्कार उत्पन्न करने वाला होता है या चमत्कार युक्त होता है, वह कहलाता है मध्यम काव्य। और अधम काव्य या चित्र काव्य जो व्यंग्यार्थ से रहित होता है, वह काव्य अधम काव्य कहलाता है। क्लियर? तो ये जो है वह काव्य के 3 भेद हो जाते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। अब इन 3 भेदों में पहला काव्य का जो भेद है उसकी बात करते हैं, और उसका नाम है उत्तम काव्य। क्या नाम है? उत्तम काव्य की बात करते हैं। और इससे जो काव्य की, इससे पहले जो हमने परिभाषा देखी थी, काव्य का लक्षण जो देखा था, क्या देखा था? काव्य का लक्षण कि कहीं पर काव्य का लक्षण देखा था कि क्वापी जो पद है ना, क्या देखा था? क्वापी पद, तद दोषो शब्दार्थो पुनः सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। तो इस क्वापी का अर्थ था कि सर्वत्र सा अलंकारो क्वचित तो स्फुटालंकार विरेहेपि न काव्यत्व हानि। तो यहां पर स्पष्ट अलंकार के अभाव का, है ना, स्पष्ट अलंकार के अभाव का मम्मट ने एक उदाहरण दिया है। उसकी बात करते हैं कि अनलंकृत काव्य का उदाहरण इन्होंने कौन सा दिया है? तो अनलंकृत काव्य का उदाहरण दिया है, यह कौमार हरः स एव हि वरः ता एव चैत्रक्षपा ते चोन्मीलित मालति सुरभर भय प्रौढ़ा कदम्बानिला सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरतः व्यापार लीला विधो रेवारोध सिवेतसी तरुतले चेत समुत्कंठने। अब यहां पर इससे पहले जो काव्य का लक्षण हमने देखा, उसमें एक चीज ये कही गई कि कहां पर स्पष्ट अलंकार नहीं है तब भी वहां पर उसके काव्यत्व की हानि नहीं होती। उसके लिए अनलंकृत काव्य का उदाहरण ये देते हैं कि य कौमार हर स एव ही वरः, अर्थात ये नायिका, एक नव युवती जो है, वह कहती है कि जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया है वही मेरे पति है, और ता एव चैत्रक्षपा, और वही चैत्र की रातें हैं, स्ते चोन्मीलित मालतिक सुरभय भय प्रौढ़ा कदम्बानिला। और कहते हैं कि ते मतलब वही जो है वह उन्मिलित, उन्मिलित माने विकसित, खिली हुई मालती वृक्ष जो है, उन मालती वृक्षों की मालते सुरभय प्रौढ़ा कदम्बानिला, अर्थात मालती लता कुंज, वन कुंज है ना, लता ग्रह, मालती वृक्षों की जो लता ग्रह है, वहां से प्रौढ़ कदम्ब पुष्प की जो वायु है वह वही है। सा चेव अस्मि, और मैं भी वही हूं, तथापि फिर भी रेवारोधसी, अर्थात नर्मदा नदी के तट पर वेतसी तरुतले, वेतसी वृक्ष जो है या वेतसी लता ग्रह है, उसके नीचे सूरत व्यापार लीला विधो, अर्थात जो सूरत व्यापार, अर्थात जो संभोग आदि जो क्रियाएं जो पूर्व में की थी, उन संभोग आदि की जो क्रियाएं जो हैं उसको वह याद कर करके
चेतः समुत्कंठने, जो नायिका है उसकी उत्कंठा फिर से वहां पर जाने की हो रही है, ये इसका अर्थ है। और ये जो पद्य है ये अनलंकृत, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अलंकार नहीं है ना, स्पष्ट रूप से इसमें अलंकार नहीं है। रसादि की प्राधान्यता जरूर है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से अलंकार नहीं होने पर भी इसमें काव्यत्व की कोई भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो रही है। ये चीज यहां पर मम्मट जो है वह क्लियर कर रहे हैं कि स्पष्ट अलंकार के नहीं होने पर भी काव्यत्व की हानि नहीं होती है। क्लियर? यहां पर कोई इसमें क्या बताया गया है, कोई नायिका है, वह नायिका अपने जो नायक या अपने जो पति हैं उन पति के उनके पति के साथ में उन्होंने नर्मदा नदी का जो तट है, उस नर्मदा नदी के तट पर जो वेतस लता कुंज है, उस वेतस लता कुंज के नीचे उन्होंने संभोग क्रिया को किया था। तो उस संभोग क्रियाओं को पूर्व में करने के कारण अब वो संभोग की क्रियाएं जो हैं वह उसको समुत्कंठिते, अर्थात उसको वहां पर उत्कंठित कर रही हैं, उस जगह पर जाने के लिए वापस उत्कंठित कर रही है। ये यहां पर इसका अर्थ है, और इसमें कोई भी अलंकार नहीं है, लेकिन रसादि की प्राधान्यता के कारण इसमें किसी भी प्रकार से काव्यत्व की हानि नहीं हुई है। इस चीज को यहां पर मम्मट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब वो काव्य के भेदों की बात अपन कर रहे थे, वो उस चीज को फिर से देखते हैं कि काव्य के 3 भेद हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। ठीक है, उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य कहते हैं, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं, और अधम काव्य जो है उस अधम काव्य को चित्र काव्य कहते हैं। और वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की मुख्यता और गौणता के आधार पर जो है ये भेद किए गए थे। अब हम देखते हैं कि उत्तम काव्य जो है उस उत्तम काव्य की परिभाषा क्या है। क्या देखते हैं, उत्तम काव्य जो है उस उत्तम काव्य की, या ध्वनि काव्य जो है उस ध्वनि काव्य की परिभाषा क्या है। तो इसके लिए इन्होंने परिभाषा दी है, क्या दी है, इदम उत्तम उत्तमम मतिशयिनी इदम उत्तमम मतिशयिनी व्यंगे वाच्याद ध्वने बुधेर कथितः। इदम उत्तमम मतिशयिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनेर बुधे कथितः। ये जो है वह ध्वनि काव्य जो है, उस ध्वनि काव्य के यहां पर डेफिनेशन जो है वह दी गई है। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर कहा गया है ईदम। ईदम का मतलब होता है ईदम इति काव्यम। ठीक है, वाच्याद व्यंग्य अतिशयिनी, है ना, वाच्य से व्यंग्य के अतिशयित होने पर, चमत्कार से युक्त होने पर जो है वह इदम, यह जो काव्य है वह उत्तम काव्य कहलाता है। ठीक है, इसका अर्थ लिख लें, इसका अर्थ यह हो गया कि वाच्याद अर्थात वाच्य की अपेक्षा से, वाच्य से व्यंग्य अतिशयिनी, व्यंग्य के अतिशय, व्यंग्यार्थ के अतिशयित मतलब अतिशय चमत्कार को उत्पन्न करने पर इदम माने यह जो काव्य है वह उत्तम काव्य कहलाता है। और बुधे का मतलब होता है वैयाकरण, है ना, बुधे का मतलब होता है वैयाकरण, जो है वैयाकरणों के द्वारा ध्वनि कथित, ये जो है वह ध्वनि काव्य कहा गया है। इसका अर्थ लिख लें, वाच्यार्थ से
वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ के अधिक चमत्कार युक्त होने पर वह काव्य उत्तम काव्य कहलाता है तथा वैयाकरण इसे ध्वनि काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ध्वनि काव्य कहते हैं। अब इसकी जो वृत्ति है उस वृत्ति की बात करते हैं। इसकी वृत्ति है वह है इदम इति काव्यम। इदम इति काव्यम। फिर है बुधेर वैयाकरणी। बुधे वैयाकरणी, ठीक है। फिर है प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरीति व्यवहार कृत, है ना। ये इसकी वृत्ति में कहा गया है। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहां पर इदम पद है। ये इदम पद किसके लिए आया है? इदम इति काव्यम, अर्थात इदम पद जो है वह काव्य के लिए आया है। अब बुधे पद जो है वह किसके लिए आया? यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो बुधे इति वैयाकरणी, अर्थात बुधे का मतलब होता है वैयाकरणों के द्वारा। वैयाकरण जो है वह ध्वनि किसको कहते हैं? तो प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरीति व्यवहार कृत, अर्थात प्रधानभूत जो स्फोट रूप जो व्यंग्य और व्यंजक का है ना आधार जो है, ऐसा जो शब्द है उसकी ध्वनि संज्ञा है वह करते हैं। कौन? तो वैयाकरण। क्लियर? स्फोट रूप व्यंग्य और व्यंजक को उत्पन्न करने वाला जो शब्द है उस शब्द को ध्वनि ये व्यवहार करते हैं वैयाकरण। ये याद रखना कि ये परीक्षा में पूछा जाता है। प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य डैश 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 ध्वनि रीति व्यवहार कृतः। तो यहां पर ऑप्शन में शब्द आ जाएगा, और बी ऑप्शन अर्थ आ जाएगा, सी आ जाएगा शब्दार्थ आ जाएगा, डी आ जाएगा कोपी नास्ति, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रधानभूत स्फोट रूप जो व्यंग्य और व्यंजक के शब्द हैं वह ध्वनि संज्ञा को प्राप्त होते हैं। और ध्यान रखना, और ये वैयाकरण जो है वह वैयाकरण ऐसा मानते हैं। क्लियर? इस पंक्ति को एज इट इज आप याद कर लें। तो यहां पर जो ध्वनि जो सिद्धांत है उस ध्वनि का आधार क्या है? क्योंकि ध्वनि का आधार हमें पता है कि वैयाकरणों का जो स्फोटवाद है, वैयाकरणों का स्फोटवाद है, वहीं से ध्वनि को लिया गया है ना। ध्वनि का आधार क्या है? तो वैयाकरणों का स्फोटवाद है, और वैयाकरण जो है वह स्फोटवाद को मानते हैं। इसीलिए जो स्फोटवाद ध्वनि जो शब्द है, ध्वनि का संबंध जो है वह व्यंग्य और व्यंजक शब्द हैं उनसे संबंध मानते हैं वैयाकरण। क्लियर? तो स्फोटवाद किसको कहते हैं? क्लियर? स्फोटवाद क्या है? तो स्फोटवाद यह है कि कोई भी शब्द जो होता है वह शब्द एक एक वर्ण, उस शब्द का एक एक वर्ण हमारे कर्ण पटल पर आता है। आने के बाद वह अपने संस्कार को बनाए रखता है और वह वहां से हट जाता है। फिर दूसरा वर्ण आता है, वह अपने संस्कार को बना करके रहता है।
इसके बाद अंतिम वर्ण कर्ण में पहुंचता है। उस कर्ण अंतिम वर्ण के कर्ण में पहुंचने के बाद पूर्व वर्णों के संस्कार जो हैं वह उद्बुद्ध होते हैं और पूर्व वर्णों के संस्कार और अंतिम वर्ण के संस्कार यह मिलकर के उस शब्द का ज्ञान करवाते हैं और शब्दों के ज्ञान से वाक्यों का ज्ञान होता है और इस प्रकार से ही संपूर्ण साहित्य जो शास्त्र है उसका ज्ञान होता है। और वो जो ये परंपरा जो है कि प्रथम वर्ण के कर्ण पटल पर पढ़ने पर अपने संस्कार को नष्ट करता, संस्कार को बना करके रखता है, अंतिम वर्ण जब कर्ण पटल पर पहुंचता है और उस पूर्ण शब्द का ज्ञान होता है और इसी को जो कहते हैं वह स्फोटवाद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्फोटवाद। जैसे कमल शब्द है, जैसे कमल शब्द है तो हमने कमल का उच्चारण किया तो सबसे पहले क को बोला, वह हमारे कर्ण पटल पर गया, फिर म जो है वह हमारे कर्ण पटल पर गया। तो जैसे ही म कर्ण पटल पर जाता है तो क जो है वह अपना संस्कार है, संस्कार को बना के रखता है लेकिन वह वहां से हट जाता है। फिर ल जो है वह अंतिम वर्ण के रूप में कर्ण पटल पर पहुंचता है और संपूर्ण शब्द जो कमल है उसका ज्ञान होता है ना। और क और म जो है वो अपने संस्कारों को वहां पर बना के रखते हैं और पूर्व संस्कारों को बनाए रखने के कारण ही संपूर्ण शब्द का ज्ञान होता है और यही जो कहलाता है वह स्फोटवाद कहलाता है। और स्फोटवाद जो है ध्वनि का आधार क्या है? तो ध्वनि का आधार जो है वह स्फोटवाद ही है। क्लियर? अब यहां पर इसका जो ध्वनि काव्य का उदाहरण है उस ध्वनि काव्य के उदाहरण की बात हम करते हैं कि ध्वनि काव्य के उदाहरण कौन से हैं। चलिए, अब ये ध्वनि काव्य का ये उदाहरण है। निशेषच्युतचंदन स्तनटटम निम्रष्ट रागोधरो नेत्रे दूर मनंजने पुलकिता तन्वी तवे यम वपु मिथ्यावादिनी दुति बांधव जनस्या ज्ञात पीड़ा गमे वापिम स्नातु मितो गतासिन पुनः तस्या धमस्यांतिकम। अब यहां पर जो है वह वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ जो है वह अधिक चमत्कृत है, इसलिए इसमें ध्वनि काव्य है। अब इसमें ध्वनि काव्य क्यों है उसको देखते हैं कि कोई नायिका जो है ना, कोई नायिका है वह अपनी सखी से, अपनी सहेली से, उसको नायिका को अपने नायक से मिलना है ना। अपनी नायिका को नायक से मिलना है लेकिन वह अपनी सखी से कह करके नहीं जा सकती है कि मैं नायक से मिलने जा रही हूं। तब वह एक बहाना करती है कि मैं कुएं पर नहा करके आती हूं और इस बहाने वह अपने नायक से मिल लेगी। तो वह अपनी सखी को ऐसा कह करके जाती है कि मैं कुएं पर जा रही हूं और मैं नहा के आती हूं। तो वही चीज यहां पर कही गई है कि जब वह नहा करके वापिस आती है तब उसकी सखी को सारी चीजें पता चल जाती हैं कि ये नहाने के लिए नहीं गई थी, अपितु ये नायक से, इसके पति से या इसके प्रेमी से मिलने के लिए गई थी। और उसका ही वर्णन यहां पर किया गया है। निशेषच्युतचंदन स्तनटटम निम्रष्ट रागोधरो, कहते हैं कि आपके जो स्तन है उस स्तनों के जो किनारे हैं उन स्तनों के किनारों पर जो लगा हुआ चंदन है वह नष्ट हो गया है। इसके बाद अधरो रागो निम्रष्ट, अर्थात तुम्हारे जो अधर हैं, तुम्हारे होंठ हैं, उन होठों पर जो लगी हुई राग अर्थात जो लालिमा है वह निम्रष्ट अर्थात नष्ट हो गई है, हट चुकी है। और नेत्रे दूर मनंजने, अर्थात जो आंखें थी उस आंखों में लगा हुआ जो काजल है वह काजल भी दूर या फैल गया है। और तन्वी अर्थात कृशांगी तव यम वपु पुलकिता, और तुम्हारा जो ये शरीर है वह पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। इसलिए दूती मिथ्यावादिनी, हे झूठ बोलने वाली सखी, तुम बांधव जनस्या ज्ञात पीड़ा में, तुम अपनी सखी, तुम अपनी सहेली की जो पीड़ा है उस पीड़ा को नहीं जानती हो और तुम मेरे से झूठ बोल रही हो। वापिम स्नातु मितो गतासिन पुनः तस्या धमस्यांतिक, वापिम स्नातु मितो गतासी, अर्थात तुम तो कुएं पर या बावड़ी पर नहाने के लिए गए थे, न पुनस्य तस्य न पुनस
तस्य अधमस्यांतिक, तुम तो नहाने के लिए कुएं पर गए थे, न कि अधम, अर्थात अधम का मतलब है यहां पर नायक। अधम का मतलब क्या है? नायक। और इस अधम पद के द्वारा ही, याद रखना, इस अधम पद के द्वारा ही वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ जो है वह अधिक चमत्कार को उत्पन्न कर रहा है। वह पद कौन सा है? याद रखना कि इस वापिस ना तो मितो गतासी न पुनः तस्याधमस्यांतिक इत्यत्र, इस वाक्य, इस पंक्ति में जो है वह वाच्य की अपेक्षा, या इस पंक्ति में ध्वनि काव्य से कह सकते उदाहरण बोधक शब्द क्या है? तो यह पता होना चाहिए कि अधम पद जो है वह वाच्य की अपेक्षा व्यंग्यार्थ को, चमत्कार को पैदा कर रहा है। इसलिए इस कारण से ही यह ध्वनि काव्य का उदाहरण है। और कहते हैं कि तुम तो नहाने के लिए जो है वह बावड़ी में गए थे, कुएं पर गए थे, तुम अधम या नायक से, नायक के पास में नहीं गए थे, है ना। यह बात जो एक सखी है वह अपनी सहेली से कहती है और वह उसके प्रेमी से मिल करके आई है ना। तो यहां पर निषेध बोधक वाच्यार्थ जो है, उस निषेध बोधक वाच्यार्थ के द्वारा उसको, उस निषेध बोधक वाच्यार्थ को निषेध से गौण कर दिया गया है। और उसके निषेध करने से, वाच्यार्थ को निषेध करने से जो व्यंग्यार्थ है ना, व्यंग्यार्थ क्या है कि तुम जो है, तुम्हारी जो कंडीशन हो रही है, तुम्हारी जो स्थिति हो रही है कि तुम्हारे स्तनों पर लगा हुआ जो चंदन था, अगर नहाने के लिए गए हो तो पूरे स्तन पर लगा हुआ जो चंदन है वह नष्ट हो जाना चाहिए या धुल जाना चाहिए, अपितु तुम्हारे स्तनों पर लगे, किनारों पर लगे हुए जो चंदन है वही नष्ट हो रहे हैं। इसके बाद तुम्हारे अधर, माने जो आपके होंठ हैं, उसकी जो लाली है, लिपस्टिक जिसको, वह जो राग है वह नष्ट हो रहा है। इसके बाद आपकी जो आंखों में लगी हुई जो काजल है, वह काजल भी जो है वह बिखर रही है, और तुम्हारा शरीर का रोम रोम जो है वह रोमांचित हो रहा है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है ये व्यंग्यार्थ है ना। तो ये व्यंग्यार्थ है, और इससे इस न पुनस्तस्याधमस्यांतिक, अर्थात तुम उस अधम नायक के पास नहीं गए हो, इस निषेधार्थक वाच्यार्थ के द्वारा जो व्यंग्यार्थ जो है ये संपूर्ण, कि तुम जो है वह कुएं पर नहीं गए, अपितु तुम नायक के पास में उसको मिलने के लिए गए थे, ये जो व्यंग्यार्थ है वह अधिक चमत्कार को उत्पन्न कर रहा है। इसलिए इस काव्य में ये जो उदाहरण है वह ध्वनि काव्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ध्वनि काव्य का। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया ना कि ये इसमें ध्वनि काव्य क्यों है? तो ध्वनि काव्य इसलिए है क्योंकि यहां पर जो है वह नायिक, जो सखी है, वह वाच्यार्थ का निषेध करके, वाच्यार्थ का निषेध कर करके व्यंग्यार्थ जो है उस व्यंग्यार्थ को अत्यधिक चमत्कार से युक्त बना रही है। इसलिए ये जो है वह ध्वनि काव्य का उदाहरण कहा गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो काव्य है उस दूसरे काव्य की बात करते हैं, दूसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं, और उसका नाम है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। क्या है? गुणीभूत ठीक है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य। गुणीभूत व्यंग्य काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है, अतादृशी अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यम। व्यंग्ये तु मध्यमम। ठीक है, अब अतादृशी जो पद है, उस अतादृशी पद के लिए वृत्ति में क्या कहा गया है ना? अतादृशी, अतादृशी का मतलब है कि वाच्याद अनतिशायी नहीं।
है ना। अतादृशी पद का अर्थ है वाचादनतिशायिनी। ये जो है वह अतादृशी, अतादृशी माने वैसा नहीं होने पर, वैसा नहीं होने पर अर्थात कैसा नहीं होने पर, तो जो हमने ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य में जो पढ़ा था वहां पर क्या पढ़ा था कि जहां पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ जो है वह अधिक चमत्कार युक्त होता है वह कहलाता है उत्तम काव्य। और अतादृशी माने वैसा नहीं होने पर, अर्थात वाच्यात अनतिशायिनी व्यंग्ये, है ना, अर्थात वाच्य की अपेक्षा से, वाच्य से व्यंग के अधिक चमत्कार युक्त नहीं होने पर गुणीभूत व्यंग काव्य होता है। क्लियर। अतादृशी का मतलब होता है वाच्याद अनतिशायिनी, अर्थात वाच्य से व्यंग के अनतिशायिनी अत्यधिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाला नहीं होने पर जो काव्य कहलाता है वह गुणीभूत काव्य, व्यंग्य काव्य कहलाता है। और वह उसका अपर नाम जो है वह कहते हैं मध्यम काव्य भी कहते हैं। क्लियर। इसका अर्थ देख लें। इसका अर्थ है वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ के अधिक चमत्कार युक्त नहीं होने पर वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाता है तथा उसे मध्यम काव्य भी कहते हैं। क्लियर। उसे मध्यम काव्य भी कहते हैं। एक एक वृत्ति को जहां पर मैं लिख रहा हूं उसको आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। अब जैसे यहां पर अतादृशी पदस्य अर्थः किम, तो आपको पता होना चाहिए कि वाच्याद अनतिशायिनी व्यंग्ये, अर्थात वाच्य की अपेक्षा अत्यधिक चमत्कार उत्पन्न करने वाला व्यंग्य नहीं हो, तब वहां पर जो है कौन सा काव्य होगा, तो वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है और उसको मध्यम काव्य भी कहते हैं। ये इसका सिंपल सा सामान्य सा जो है अर्थ है वह हो गया। अब इसके जो है वह उदाहरण को देखते हैं। गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण जो है, ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुलि मंजरी सनाथ करम पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। अब यहां पर जो है वह गुणीभूत, देखिए आपको सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, इसका अर्थ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि गुणीभूत व्यंग्य काव्यस्य उदाहरणम किम, या फिर ग्रामम तरुणम तरुण्या नवमंजुलि मंजरी सनाथ करम प्रस्तुतांशः कस्य उदाहरणम अस्ति, है ना। उसमें फिर उत्तम काव्यस्य, मध्यम काव्यस्य, अधम काव्यस्य या अधमाधम काव्यस्य, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप ये ना समझें कि सर हमें तो अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो कैसे इसका अर्थ करेंगे या हमें कैसे लिखेंगे। तो आपको वैकल्पिक प्रश्न, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं आपको जो अर्थ है नहीं लिखना है, न अर्थ पूछा जाएगा, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये उदाहरण किसका है। अब यहां पर ये जो है वो उसका अर्थ ये है कि वेतस वृक्ष की कोई डाली है ना, वेतस वृक्ष की डाली जो है, उस वेतस वृक्ष की डाली को हाल ही मतलब तभी हाल ही उसको तोड़ करके जो कोई नायक है वह बैठा हुआ है और उसको बैठा हुआ देख करके दूर से जो नायिका है वह उसको देख करके उसके चेहरे के जो उसके चेहरे की या उस तरुणी माने जो नायिका है उसके मुख की जो कांति है वह मलिन हो जाती है ना। इस चीज को इस श्लोक में कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि कोई नायिका है,
वह नायिका वेतसलता ग्रह में नायक से मिलने के लिए कहती है कि एक निश्चित समय है, उस समय पर बता देती है कि इतनी बजे हम यहाँ पर वेतसलता ग्रह में मिलेंगे। लेकिन नायिका जो थी उसके घर में, या तरुणी जो थी उसके घर में कोई कार्य आ जाता है या कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं, तो वो लेट हो जाती है उस टाइम पर वहां पर पहुंचने के लिए। तो उस वेतसलता ग्रह में देरी होती है। तो देरी होने से वह जो नायक था, तरुण जो था, वह तो ग्राम तरुण अपने निश्चित समय पर वहां आकर के बैठ गया, लेकिन तरुणी नहीं आती है अपने घर के कार्यकलापों में व्यस्त होने के कारण। तो वह दूर से उसको देखती है, तो वह तरुणी उस तरुण को देख करके अपने एक डर से उसकी मुख की जो कांति है वह मलिन हो जाती है। और यहां पर जो है वह वाच्य की व्यंग्य की अपेक्षा जो वाच्यार्थ है उस वाच्यार्थ का चमत्कार अत्यधिक है। इसलिए ये जो उदाहरण है वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण है। क्लियर? गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण क्यों है? क्योंकि इसमें व्यंग्यार्थ की अपेक्षा जो वाच्यार्थ है उस वाच्यार्थ की प्रधानता है, और इस प्रधानता के कारण ये जो उदाहरण है वह गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण कहा गया है। क्लियर? तो ये तो हो गया गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण। अब हम चलते हैं चित्र काव्य की तरफ, है ना। अब क्या देखेंगे? तीसरा जो है चित्र काव्य, जिसको यहां तो क्या नाम दिया है, तो वह दिया है अधम काव्य भी कहते हैं इसको। क्या कहा गया है इसको? अधम काव्य। तो उसकी बात अब करते हैं। तो इसकी जो है वह डेफिनेशन क्या है? शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम त्वरम स्मृतम, है ना। ये जो है वह चित्र काव्य की परिभाषा दी गई है। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम, अर्थात अव्यंग्यम अर्थात जो व्यंग्यार्थ से रहित है उसको कहते हैं अव्यंग्य। तो अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम अर्थात जो व्यंग्यार्थ जो रहित काव्य है उसको अवर माने अधम काव्य, अवर काव्य या चित्र काव्य मानना चाहिए। और उसके शब्द चित्रम वाच्य चित्रम दो भेद हो जाते हैं। एक तो शब्द चित्र काव्य हो गया और वाच्य चित्र काव्य, ये दो भेद होते हैं। इसको लिख लीजिए, इसका अर्थ लिखते हैं। क्या अर्थ हो गया? तो व्यंग्यार्थ से रहित काव्य को अवर या अधम या चित्र काव्य मानना चाहिए, है ना, मानना चाहिए। और इस चित्र काव्य के दो भेद होते हैं। एक तो हो गया शब्द चित्र काव्य। कितने भेद होते हैं? शब्द चित्र काव्य। दूसरा इसका जो भेद हो गया वह होता है अर्थ चित्र काव्य। क्या हो गया दूसरा भेद इसका? अर्थ चित्र काव्य। और इस अर्थ चित्र काव्य को ही वाच्य चित्र काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य चित्र काव्य भी कहते हैं। क्लियर? शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तवरम स्मृतम अर्थात अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम। अव्यंग्य अर्थात व्यंग्यार्थ से रहित जो रचना है उसको अवर, अधम या चित्र काव्य जानना चाहिए। और उसके शब्द चित्र और वाच्य चित्र जो है वह दो भेद होते हैं। ठीक है, अब इसकी वृत्तियों की बात करते हैं कि इसकी वृत्ति में क्या कहा गया है, उसकी बात करते हैं।
सॉरी, चलिए अब इसके वृत्ति की बात करते हैं। तो इसकी वृत्ति में कहा गया है, क्या कहा गया है? तो इसकी वृत्ति में कहा है चित्रम इति, चित्रम इति गुणालंकार युक्तम, चित्रम इति गुणालंकार युक्तम, अव्यंग्यम इति, अव्यंग्यम इति स्फुट प्रतीयमानार्थ, स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, अवरम अधमम, ठीक है। ये तीन चीजें वृत्ति में इसको इन्होंने क्लियर किया है कि चित्र काव्य जो है उसमें चित्र शब्द का अर्थ क्या है? तो गुणालंकार युक्तम चित्रम, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त जो है वह चित्र कहलाता है। अव्यंगम इति स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, स्पष्ट प्रतीयमानार्थ अर्थात व्यंग्यार्थ से जो रहित रचना है वह अव्यंग्य कहलाती है। और अवर का मतलब है, अवर का अपर नाम है, वह हो गया अधम काव्य हो गया, अवधम हो गया। क्लियर? ये इसका जो है वह सिंपल से जो है वह वृत्ति में ये चीजें क्लियर की हैं। और इसमें शब्द चित्र है, उस शब्द चित्र की उदाहरण के तौर पर ये चीज, ये श्लोक है स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ कुहर छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नाना निकाय हायव भित्या दुधय दुदार दर दूरदर दरीर दीर्घा दरिद्रद्रुम द्रोहो द्रेक महोर्मि में दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। ये जो उदाहरण है वह शब्द चित्र काव्य का। इस उदाहरण को पढ़ते समय आपने देखा होगा कि इसमें वर्णों की आवृत्ति है, और जहां पर वर्णों की जो आवृत्ति होती है वहां पर जो है अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो प्रस्तुत उदाहरण में कोई भी व्यंग्यार्थ नहीं है ना, व्यंग्यार्थ की यहां पर प्रतीति नहीं है। अनुप्रास अलंकार जन्य चमत्कार इस प्रस्तुत उदाहरण में, प्रस्तुत श्लोकांश में जरूर मिलता है। इसलिए ये जो उदाहरण है वह शब्द चित्र काव्य का उदाहरण कहा गया है। और इस उदाहरण को आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी रख लेना है। और इसके बाद जो अर्थ चित्र काव्य है उसकी बात करते हैं। विनिर्गदम मानदमात्म मंदिरात भवत्युपश्रुत्य यदर्च्छयापियम ससम ब्रह्मेंद्र द्रुतपाति तरगला निमिलित शिव भियाम अमरावती। ये जो है वह अर्थ चित्र काव्य का उदाहरण है। ये उदाहरण किसका है? अर्थ चित्र काव्य का उदाहरण है। और ये जो श्लोक है आपको एज इट इज याद कर लेना है। दोनों पंक्तियां याद नहीं हो लेकिन पहली पंक्ति हमें पता होना चाहिए कि ये अर्थ चित्र काव्य का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में काव्य का लक्षण और काव्य के जो भेद हैं, ध्वनि काव्य है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य है और उत्तम चित्र काव्य है, इन तीनों के लक्षण और इसके साथ में उदाहरणों को आज की क्लास में पढ़ा। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।